अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रीजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर खुश आमदीद। जैसा कि आपके एनुअल एग्ज़ाम जस्ट अराउंड द कॉर्नर्स हैं, तो मैंने यहाँ पर अब कोशिश ये करी है कि जो इस साल 2023 में आपके कराची कॉलेजेस में जो प्रीलियम पेपर हुए हैं, उनमें जो एमसीक्यूज़ आए मैथमेटिक्स के हवाले से, उनको सोल्यूशन आपको समझाया जाए। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आपके पेपर का जो सेक्शन ए होगा एमसीक्यूज़ का, ये 20 मार्क्स का है और हर एमसीक्यू एक नंबर का होगा। तो कोशिश हमारी यही है कि जैसे कि आप एमसीक्यूज़ की तवज्जो दे रहे हैं, अपने पास पेपर देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रीलियम पेपर्स को भी नज़रअंदाज ना करें। और जो रीसेंट ईयर में पेपर हुआ है, क्योंकि वो नई बुक से क्वेश्चन आए हैं, तो इनको देखना बहुत ज़रूरी है। और एक माइंडसेट बन जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन या एमसीक्यूज नई बुक से लिए जा रहे हैं। तो ये सिलसिला आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज मैं आपके सामने आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची, जो ये बॉयज़ का सबसे बड़ा कॉलेज है, इनके एमसीक्यूज को लेकर हाजिर हुआ हूँ। 2023 में मैथ का पर आया प्रीलियम पेपर आदम जी कॉलेज का, इसमें जो एमसीक्यूज आए उसको आज हम समझेंगे। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। बेटा, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको देखते हैं कि ये रिलेटेड है चैप्टर नंबर 1 से, और पुराने ईयर में भी इस अंदाज में क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर आयोटा, एज यू नो, चैप्टर 1 में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ा तो वहाँ पर आयोटा को बहुत केयरफुली देखा था कि एक इमेजनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है √-1, स्क्वायर रूट -1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर आयोटा के पावर लगी हुई आ जाए तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पावर 7 लगी हुई आ गई है। नीचे मैंने सॉल्व कर दिखाया आपको कि आयोटा 7 का ब्रेक कर लेंगे, 6 पावर अलग 1 पावर अलग में। और अब 6 को हम ब्रेक कर लेंगे स्क्वायर के क्यूब में। जैसे कि होता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर को डाल के रख दिया, -1 रख दिया, उस पर क्यूब आ रहा है, -1 पे ऑड पावर आ रही थी जो माइनस में आएगा। -1 इंटू आयोटा क्या हो गया, माइनस आयोटा। तो इसलिए आयोटा पावर 7 का आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। लेकिन कोशिश करें कि हर एमसीक्यू को आप समझें। जब आप समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी लॉजिक को सीखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला उस टाइप का कोई भी एमसीक्यू आ जाए, अब आप ये सोचेंगे आयोटा की पावर कोई और बड़ी आ जाती है, तब भी आपकी अप्रोच यही होगी कि आपने उसको 2 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। जब वो 2 का मल्टीपल बनेगा तो आयोटा स्क्वायर की पावर बन जाएगी, और आयोटा स्क्वायर खुद -1 है। अगर यहाँ इवन पावर आती तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ ऑड पावर आती तो माइनस रहेगा, और आखिर में आपका आंसर आ जाएगा। आई होप बात क्लियर हो गई। हम चलते हैं आगे। तो आई बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन पर आ गए हैं एमसीक्यू पर, और इसको देखते हैं। ये भी रिलेटेड है आपके चैप्टर नंबर 1 से। इस टाइप का आपने एक सवाल भी वहाँ किया है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर लगी हुई 12, यानी कि अंदर एक फ्रैक्शन आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर से फ्रैक्शन बनी है। पहले हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर कर इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे, इसको न्यूमरेटर में लेकर आएंगे, फिर ही पावर 12 खोलेंगे। यानी पहले अप्रोच आपकी ये होगी कि जो अंदर फ्रैक्शन दी गई है इसको ख़त्म किया जाए और मल्टीप्लाई में लाया जाए। तो इसके लिए हम तरीक़ेकार ये करेंगे, पहले ब्रैकेट को लेके जाएंगे, और ये याद रखिए जो मैं नीचे सॉल्व करवा रहा हूँ ये आपने एग्ज़ाम में नहीं करना है, आपको वहाँ पे डायरेक्ट आंसर चाहिए। आप इसको सीखें और वहाँ पे करेक्ट आंसर जो भी आपका हो उसको पिक करें। लेकिन ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आखिर ये आंसर आ कैसे रहा है। तो देखिए हमने क्या किया, कॉन्जुगेट लिया डिवाइड वाले का, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया उससे। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला नीचे से, जो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर, नीचे a स्क्वायर बना b स्क्वायर, ऊपर फॉर्मूला खोल दिया प्लस बी का होल स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, नीचे 1 माइनस माइनस 1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वजह से। अब आयोटा स्क्वायर -1 है, इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, बाद में 2 से 2 कट जाएगा। तो जो ब्रैकेट अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये इक्विवेलेंट है सिर्फ आयोटा के। अब चूंकि इसमें पावर 12 लगी हुई है, तो आयोटा पावर 12 को हमें सॉल्व करना होगा। तो आयोटा 12 जैसे कि 2 का मल्टीपल है, स्क्वायर की पावर 6 बना दिया गया, आयोटा स्क्वायर को -1 रख दिया, इवन पावर आ रही है -1 के ऊपर 6,
तो जवाब में प्लस आ जाएगा और +1 इसका करेक्ट आंसर है। इसलिए आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन मैंने रेड किया हुआ है 1। आप इसको आराम से देखिए। हम चलते हैं अगले सवाल पर। बेटा ये अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है और इसको बहुत आराम से आप देखें। ये आपके चैप्टर नंबर 2 से आ रहा है, मैट्रिक्स चैप्टर से। ये चैप्टर आपने अच्छा रेडी किया हुआ तो ब्लैंक बहुत इजी लगेगी आपको। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज इन echelon फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड। कि अगर आपको याद आ जाए कि हमने क्वेश्चन किए हैं चैप्टर 2 के अंदर जहाँ पे आपको मैट्रिक्स का रैंक मांगा गया है, तो उस सवाल में हम क्या करते थे, उस मैट्रिक्स को echelon फॉर्म में लेकर जाते थे और जितनी नॉन जीरो रॉज echelon फॉर्म में जाने के बाद बन जाती थी वो उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाती थी। तो यही ब्लैंक तो यहाँ कहा जा रहा है। जितनी नॉन रॉज हैं echelon फॉर्म में वो एक मैट्रिक्स की क्या शो करती हैं, जस्ट लाइक दिस। कि यहाँ आप देखें इस मैट्रिक्स में 3 नॉन जीरो रॉज नजर आ रही हैं आपको, तो ये इसका रैंक क्या कहलाएगा 3। तो इसलिए इस ब्लैंक का करेक्ट आंसर क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसको आराम से दोहराइए। हम चलते हैं अगले सवाल पर। जी, आदम जी के पेपर का नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है और ये भी रिलेटेड है चैप्टर नंबर 2 से, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका नाम ए है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें लिए गए हैं। वो मैट्रिक्स ए हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा अगर नीचे दी हुई कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको चैप्टर 2 में, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, जो टाइप बताई गई है हर्मिशियन मैट्रिक्स, वो आपको पता होनी चाहिए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स होने की कंडीशन क्या है। वो यही कंडीशन है कि अगर आप उसका यहाँ पर पहले मैट्रिक्स ए का मॉडुलस निकालें, यानी कि मॉडुलस नहीं, कॉन्जुगेट। ये ए पे जो बार लगा हुआ है ये कहलाता है कॉन्जुगेट। तो आप पहले उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें और फिर उसका ट्रांसपोज करें। तो जवाब में सवाल अगर दोबारा वापस आ जाए तो वो मैट्रिक्स जिसके साथ आपने ये काम करा वो कहलाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। आई रिपीट अगेन, चैप्टर 2 के अंदर हर्मिशियन मैट्रिक्स और एक और नाम लिया गया है स्किव हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये दो नाम आप याद रखें। हर्मिशियन के लिए ये वाली कंडीशन है और स्किव हर्मिशियन के लिए -a आ जाता है। तो अब वो मैट्रिक्स अगर हर्मिशियन है तो कैसे फाइंड आउट होगा कि आप पहले उसका कॉन्जुगेट लेंगे। जो चैप्टर 1 में लेना सीखा आपने कि जिनके साथ आयोटा होता है उन सबकी साइन चेंज कर देते हैं आप, और फिर आप उसका ट्रांसपोज लें। तो अगर मैट्रिक्स ए दोबारा वापस आ जाए तो मैट्रिक्स कहलाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर वो नेगेटिव साइन के साथ वापस आए तो वो कहलाएगा स्किव हर्मिशियन। जस्ट लाइक दिस, कि अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें कि ये मैट्रिक्स अगर ए है, इसमें आयोटा नजर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हमने क्या किया, इसका पहले कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट ये होता है जिसमें साथ आयोटा होता है, सबकी साइन चेंज आती है। और अब जब ले लिया कॉन्जुगेट तो फिर इसका लिया ट्रांसपोज। तो रिटर्न में आप देखें ट्रांसपोज में करते क्या है, रॉ को कॉलम बना देते हैं। तो ये आप देखें दोबारा मैट्रिक्स ए वापस आ गया है, इसलिए ए कहलाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। आई होप ब्लैंक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं आगे। तो बेटा बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल नंबर 5 आप देख रहे हैं जो कि रिलेटेड है चैप्टर नंबर 3 से, वेक्टर वाले चैप्टर से लिया गया है। ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और अगर वो दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो आप बताइए ए डॉट बी का आंसर क्या आएगा। जस्ट रिलैक्स, आपको पता है ए डॉट बी सिंबल है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट का, और इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, मैथ में पढ़ा है। और अगर दो वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं तो उनका एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो ऊपर जाएंगे, जहाँ थीटा आ रहा है वहाँ रख देंगे 0, और कॉस 0 डिग्री क्या होगा 1। ए बी 1 ए बी। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है कि अगर ये वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं तो उस सूरत में आंसर डॉट प्रोडक्ट का ए बी आएगा। लेकिन अगर यहीं पर जहाँ पैरेलल लिखा हुआ है अगर परपेंडिकुलर लिखा हुआ आ जाए तो फिर एंगल 90 डिग्री बन जाएगा और कॉस 90 हो जाता है 0। तो फिर ऑप्शन 0 आएगा करेक्ट। आई होप बात समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं अगले सवाल पर।
तो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की जानिब, जहां पर आपसे कहा जा रहा है कि ये रिलेटेड है आपके चैप्टर नंबर 4 से, जो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर है। वहाँ पहले पेज पर ही आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन इज द सेट ऑफ, तो ये याद कर लें, नेचुरल नंबर्स। यानी सीक्वेंस फंक्शन है, उसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स का सेट होगी। इस बात को याद रखिए। देखिए नीचे लिखा हुआ भी है कि एन फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। यानी कि आपके पास कोई भी आपके पास सीक्वेंस फंक्शन बने अगर, तो उसकी डोमेन लाजमी है कि क्या ली जाए, नेचुरल नंबर्स ली जाए। डोमेन जिस फंक्शन में आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और फिर वो जवाब देगा आपको रेंज का, तो डोमेन जो आप रखेंगे, तो जो फंक्शन आप बना रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स पे बनता है, तो वो कहलाएगा सीक्वेंस। क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। हम चलते हैं आगे। तो बेटा अगले सवाल की जाने चलते हैं एमसीक्यूज में। यहाँ पर आपसे दोबारा चैप्टर 4 के अंदर ही जनरल टर्म दी गई है किसी सीक्वेंस की, -1 की पावर n इंटू एन स्क्वायर। और ये हमसे कह रहा है कि बताइए इस सीक्वेंस की फोर्थ टर्म क्या होगी। यानी हमें जनरल टर्म दे दी गई है, जनरल टर्म आपके सामने है। फोर्थ टर्म बनानी, तो एज यू नो फोर्थ टर्म के अंदर n की वैल्यू 4 हो जाती है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जनरल टर्म जो दी गई हमने उसको an का नाम दे दिया, tn का नाम भी दे सकते हैं। और फोर्थ टर्म में n को हमने क्या रख दिया, 4 रख दिया। जहाँ जहाँ आ रहा है 4 रखा, तो -1 की पावर 4 तो +1 हो गई, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16। इसलिए इसकी फोर्थ टर्म क्या आएगी, थर्ड ऑप्शन 16 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ब्लैंक क्लियर हो गई होगी। हम चलते हैं आगे। तो बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, और ये रिलेटेड है आई थिंक चैप्टर 5 से है, कि आपको यहाँ पर एक फ्रैक्शन दी गई है और उसको नीचे ब्रेक किया गया है दो फ्रैक्शन में। तो पिक करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो बहुत इजी है कि आप यहाँ पर चारों ऑप्शंस को बारी बारी चेक कर सकते हैं कि कौन सा सिंपलीफाई होने के बाद, एलसीएम लेने के बाद आपका दिया हुआ सवाल बना देता है। जो फ्रैक्शन दी गई है तो वही उसकी इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो इसमें मैंने सेकंड ऑप्शन इसलिए लिया है कि हम सेकंड ऑप्शन अगर सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लिया गया n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस वन वन ज़ा एन प्लस वन हो गया, माइनस एन वन ज़ा एन, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एन से एन कैंसिल आउट, और रिटर्न में क्या आ गया, 1/n इंटू एन प्लस वन, जो आपके सवाल में लिखा हुआ है। यानी सवाल में जो फ्रैक्शन है वो सेकंड ऑप्शन को सॉल्व करके आ रही है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसको आराम से देखिए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा अगली ब्लैंक आपके पास आ रही है चैप्टर नंबर 6 से आ रही है। जैसे कि आपने पढ़ा है चैप्टर 6 परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपसे एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें आप n नंबर्स को अरेंज करते वक्त ऑर्डर का ध्यान ना रखें, यानी कि ऑर्डर की केयर किए बगैर आप उनको अरेंज कर रहे हो, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सिंपली। जैसे कि होता है कि अगर वहाँ ऑर्डर का ख्याल रखेंगे तो परमुटेशन बन जाता है। तो इसलिए इस ब्लैंक का आंसर क्या आएगा, कॉम्बिनेशन। कि वहाँ पर हम बगैर बगैर ऑर्डर के जो है उनको तरतीब दे देते हैं, बस सेलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए वो कॉम्बिनेशन है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे। तो बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू दोबारा चैप्टर नंबर 6 से आ रहा है, रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी से। ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा चैप्टर 6 के अंदर, और बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर टेल आने का चांस मांगा जा रहा है कि हम कॉइन को टॉस करते हैं, सिंग एक बार टॉस करते हैं, तो बताएं टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, वो मांगी जा रही है। तो जैसे कि होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम तो दो ही होंगे कि हेड आएगा या टेल आएगा, और टेल आपका एक जगह पर ही है, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। कि टेल आने का चांस है 1/2, हेड आने का चांस भी 1/2 होगा, क्योंकि एक ही बार टॉस किया जा रहा है। आप इसको आराम से देखिए। हम चलते हैं आगे।
तो बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया, इसका नंबर 11 है और ये रिलेटेड है आपके चैप्टर नंबर 7 से। बाइनोमियल सीरीज वाला चैप्टर, बनथ्योरम वाला चैप्टर, जनरेटर वाला चैप्टर बहुत अच्छा पढ़ा होगा आपने। तो ये वही बात आ रही है। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ साथ साथ कहता जाऊँ कि अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है, यानी कि आपने अगर अपने जो 12 यूनिट्स हैं आपके वो बहुत अच्छे रेडी किए हुए हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपका सेक्शन है एमसीक्यूज का बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अपनी थ्योरी स्ट्रांग रखिए। देखिए तमाम चीज़ें जो आप यहाँ देख रहे हैं आपने थ्योरी में कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं, टच आपको मिल रहा है। आप अपनी वर्किंग पे ध्यान दें तो इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज का पोर्शन भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो आइए, जैसे कि इस एमसीक्यू कहा जा रहा है कि भाई नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स कितनी होंगी इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जिसमें पावर ऊपर आ रही है 7। तो जैसा कि आपको याद दिलाया हुआ टीचर ने कि भाई अगर पावर ऊपर E1 आ जाए तो मिडिल टर्म 1 आती है, उसका फॉर्मूला होता है n+2/2 टर्म। लेकिन अगर पावर ऑड आ जाए तो उसमें मिडिल टर्म 2 बनती हैं, एक होता है n+1/2 और एक होता है n+3/2। तो आइए ये बात समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर कि क्योंकि यहाँ पर 7 है, 7 यहाँ पर ऑड है, तो इसलिए ये मिडिल टर्म के फॉर्मूले 2 बनेंगे, n+1/2 और n+3/2। और मिडिल टर्म में कितनी आएंगी? 2 आएंगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितनी मिडिल टर्म आएंगी, तो 2 यानी 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ब्लैंक समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ इवन पावर होती तो उसमें एक मिडिल टर्म होती तो उसका आंसर 1 आता। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। अगला एमसीक्यू नजर आ रहा है आपको नंबर 12 और ये रिलेटेड है आई थिंक फंक्शन चैप्टर, चैप्टर 8 भी है और चैप्टर 12 बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ना है कि इसमें यहाँ पर ये फंक्शन दिया गया है और आपको पिक करना है कि क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड है या कोई और ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो बेटा जैसे कि आपने चैप्टर 12 में भी सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वहाँ मिले थे, तो हमने वहाँ क्या किया था, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा था वहाँ पर -x रखकर उसको सॉल्व किया था। और अगर सवाल अपनी असली हालत में वापस आ रहा था तो हम कह रहे थे वो फंक्शन क्या है, इवन। अगर माइनस के साथ वापस आ रहा था तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड। और अगर दोनों छूटते ना हो तो नाइदर इवन नॉर ऑड। तो अभी यहाँ देखते हैं कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये इवन है या ऑड है। तो हमने क्या करा, x जहाँ जहाँ पे आ रहा है रिप्लेस कर दिया -x से, सब जगह रख दिया -x, सब जगह रख दिया -x। एज यू नो मॉडुलस फंक्शन है, माइनस साइन खत्म हो जाएगी, माइनस का मॉड दोबारा प्लस हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर भी दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और लीजिए आपका सवाल दोबारा वापस आ गया, माइनस रखने के बावजूद भी आपका फंक्शन दोबारा वापस आ गया है। तो अगर सवाल वापस आ जाए तो इट मीन्स वो फंक्शन कहलाएगा इवन फंक्शन। तो ये फंक्शन जो आपको दिया हुआ है ये इवन है। आई होप सवाल क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं आगे। मेरे अगला एमसीक्यू सामने आ गया है जहाँ पर ग्राफ के बारे से बात की जा रही है और ये यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर y=x⁴n को हम ड्रॉ करें, एक लाइन बनाएं, तो ये कर्व मिलता है, जो भी मिलता है ये सिमेट्रिक किसके होगा नीचे अगर n की पावर ऑड रखी जाए। तो बेटा इसका जवाब ये है कि आप यहाँ पर जब x की पावर n को ऑड रखेंगे तो उसमें ग्राफ जब बनेगा तो इस टाइप का ग्राफ आएगा जो कि बिल्कुल बराबर होगा ओरिजिन के अराउंड, सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यानी कि अगर यहाँ ऑड पावर आती है तो इसका ग्राफ यही, तो यहाँ पे ओरिजिन इज द करेक्ट आंसर। आप इसको आराम से देखिए। बेटे अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है और यहाँ पर ये रिलेटेड है चैप्टर नंबर 9 से। 9 चैप्टर नया चैप्टर है आप सबके लिए, लीनियर इनइक्वालिटी वाला चैप्टर, लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर आपको याद आ गया होगा। यहाँ पर आपने देखे सवाल किए होंगे और यहाँ जैसे कि आपने देखा इनइक्वालिटी मिलती थी आपको। तो इस वक्त क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि फिजिबल रीजन एक स्ट्रेट लाइन पर ही आ जाएगा, ना उसके बिलो आएगा ना उसके ऊपर आएगा, बल्कि स्ट्रेट लाइन पर ही आ जाएगा अगर जो कांस्टेंट वाली इक्वेशन आपको दी जाए वहाँ पर इक्वल टू अगर आप ले लेंगे। मेरे ख्याल आपको अगर सवाल किया होगा आपने ये 9 चैप्टर का पूरा ग्राफ बनाया होगा तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि आप जब फिजिबल रीजन बनाते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटी होने की वजह से अगर लेस का साइन होता है तो आप बिलो द ओरिजिन आ रहे होते हैं और ग्रेटर का साइन होता है ऊपर जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ ही कह रहे हैं आपसे
कि अगर वो इक्वल टू का कांस्टेंट आ जाए तो उस सूरत में फिजिबल रीजन स्ट्रेट इन पर ही आ जाएगा। इस ब्लैंक को आप याद कीजिए। हम चलते हैं आगे। बेटा अगले हमसे बड़ा आसान सा आ गया है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अलाइड एंगल। अलाइड एंगल का जो एमसीक्यू नोटिस मॉडल पेपर में दिया हुआ है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आइए इसको समझते हैं। मेरे बेटे, जैसा कि आपके इल्म में है कि अलाइड एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 90 डिग्री आए या 90 का मल्टीपल आ जाए। आई रिपीट अगेन, ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस या माइनस करने पर जवाब 90 का मल्टीपल आ रहा हो, वो एंगल्स कहलाते हैं अलाइड एंगल। जैसे कि एग्जाम्पल देखें आप, 150 और 30, ये दोनों अलाइड एंगल इसलिए कहलाएंगे कि इनका सम आ रहा है 180 और वो 90 का मल्टीपल है। आई होप मेरी बात समझ में आपकी आ गई होगी कि दो एंगल्स को प्लस या माइनस करने पर जवाब 90 डिग्री आए या 90 के टेबल वाले नंबर आ जाएं, मल्टीप्लायर आ जाए 90 के जो मल्टीपल हों, तो उस सूरत में वो दो एंगल जिनको आपने प्लस या माइनस किया था वो अलाइड एंगल्स कहलाएंगे। बेटा अगला सवाल दोबारा ये रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से, और ये फॉर्मूला आपने बार बार लगाया है आइडेंटिटीज को प्रूव करते वक्त। आपको याद आ गया होगा कि ये फॉर्मूला है कि आप cos अल्फा अपॉन 2 इन टर्म ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको याद करें तो इसका अपना फॉर्मूला है एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। ऐसे ही बी अगर होगा बीटा तो बी आ जाएगा, गैमा हो तो सी आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन ये करेक्ट है, इसको फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला याद होगा तो ये ब्लैंक आपके लिए आसान हो जाएगी। तो बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा रिलेटेड है आपके ट्रिग्नोमेट्री से, और यहाँ पर आपने पढ़ा है स्मॉल आर। आपको याद आया होगा कि हमने यूज़ किया था चैप्टर 11 में, यूज़ किया है। ये स्मॉल आर कहलाता है इंस्क्राइब सर्कल का रेडियस। ये उससे रिलेटेड एमसीक्यू आया है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। देखें आप, तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर बनाए गए, जिस पॉइंट पे मीट करेंगे यही वो पॉइंट है जहाँ पर उस सर्कल का सेंटर है, जो कि हमने अंदर ड्रॉ किया, तीनों साइड को टच कर रहा है। तो ये इंस्क्राइब सर्कल है और इसका जो रेडियस है ये इंस्क्राइब रेडियस है, और जो सेंटर है ये इन सेंटर कहलाएगा। आई होप ब्लैंक याद आ गई है आपको। चलते हैं आगे। तो बड़ी अगला सवाल चैप्टर 12 में अक्सर आप इसको इसमें देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं साइन इनवर्स हाफ। जब इसको आप सॉल्व से आंसर आएगा आपका 30 डिग्री। ये साइन इनवर्स हाफ होता है 30 डिग्री। और अब यहाँ पे लगा हुआ है उसके बाहर सेक। सेक को आपको लिखते हैं 1 ओवर कॉज। तो कॉज 30 डिग्री होता है √3/2। तो 1 ओवर कॉज क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। यानी सेक की वजह से ये आंसर आ रहा है 2/√3। अगर यहाँ कॉज होता तो आंसर आता √3/2। आई होप बात समझ में आ गई होगी। रिपीट अगेन, साइन इनवर्स हाफ लेंगे तो आएगा 30 डिग्री, और जब उसका सेक 30 लेंगे तो पहले सेक को बनाएंगे 1 ओवर कॉज, और वो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। जब 1 ओवर होगा तो 2/√3 इज द करेक्ट आंसर। अब इसको आराम से देखिए। बेटा ये एमसीक्यू भी आपको चैप्टर 12 से आ रहा है। इस टाइप के सवाल आपने किए हैं कि यहाँ पर इक्वेशन दी गई है ट्रिग्नोमेट्रिक tan 2x = -1, और अब बोल रहे हैं बताएं x का आंसर क्या होगा। tan को मान लेगा tan इनवर्स -1, आपको तो -4 होता है, -45 डिग्री होता है। 2x था तो 2 जब नीचे आएगा तो 4 to the 8, तो पहला ही ऑप्शन -5 आपका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ जो आगे कह रहे हैं कि इन द इंटरवल, तो ये जवाब आपका -90 से +90 के बीच में ही लाई कर रहा है, इसलिए -5/8 इज द करेक्ट आंसर। आप इसको आराम से देखिए, एक बार फिर देख लें।
10 को वहाँ लेकर 10 वर्ड्स -1 हो गया। 10 वर्ड्स -1 सॉल्व हो तो -5/4 आएगा, 2 नीचे का डिवाइड हो गया, -5/8 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा एक और एमसीक्यू चैप्टर 9 का नजर आ रहा है। जिस बच्चों ने लीनियर प्रोग्राम का चैप्टर अच्छा पढ़ा है उनको ये याद आ गया होगा कि आपको इनिक्वलिटी मिली हुई है और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसका सोल्यूशन स्पेस हम निकालें तो वो किस तरीके का होगा कि 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6। लेस देन से आपको याद आया होगा कि यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये बिलो द लाइन वाला केस है कि हम क्राइटेरिया जब चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं ओरिजिन रखकर, तो ये ओरिजिन की साइड पे आ रहा होता है कि ट्रू हो रहा होता है। तो अब लेस देन की वजह से तो यहाँ पर बिलो वाली बात तो बिल्कुल करेक्ट है। अब क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू भी लगा हुआ है तो ये ऑल पॉइंट्स ऑन एंड बिलो लाइन ये कहलाएगा इसका सोल्यूशन स्पेस। यानी कुछ आपको याद आ जाए इस तरीके से, देखिए लाइन पे भी आ रहे हैं पॉइंट्स और इसके नीचे आ रहे हैं। ऐसे एक और देख लें कि पॉइंट लाइन पे भी आ रहे हैं और उसके नीचे, तो ऑल पॉइंट्स ऑन एंड बिलो द लाइन ये लिनिक्विडिटी क्योंकि लेस देन है, इसका सोल्यूशन स्पेस होगा। अब इसको आइए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज से सिलसिला शुरू करा है। 2023 में जो प्रीलिम पेपर आए हैं कॉलेजेस के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमें आइडिया मिल रहा है न्यू बुक का, क्वेश्चन किस अंदाज से पूछा जा रहा है, किन चैप्टर से आ रहा है, और आप इसको वर्कआउट कीजिए। मैंने यहाँ पर एक कोशिश शुरू की है और इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही करूँगा कि मैक्सिमम कॉलेजेस के प्रीलिम पेपर के एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस किए जाएँ और सेक्शन ए जो 20 मार्क्स का है ये आपके लिए आसान बनाया जाए। और यही दुआ कि अल्लाह ताला आप सबको आपके एग्ज़ाम में कामयाबी दे, कदमों को आपको मजबूती दे, अपने वक्त को ज़ाया ना करें, अपनी तवज्जो पढ़ाई पे रखिए और जो दिन भी आपको मिलते जाएं उसको नेमत समझते हुए अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट में शामिल करवाएं। और इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।